नमस्कार दोस्तों, मैं सुरेंद्र सिंह रावत और मैं अपने YouTube चैनल टारगेट विद सुरेंद्र एंड ट्रू एजुकेटर, दो चैनल हैं मेरे, दोनों पर आपका हार्दिक स्वागत और हार्दिक अभिनंदन करता हूं। इसी आशा और विश्वास के साथ के पहले के वीडियो आपको पसंद आए होंगे और ये वीडियो मैं आज जो पल्लव वंश है उस पर बनाने जा रहा हूँ, कांची के पल्लव वंश। मेरा आपसे एक ही निवेदन है कि आप चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करवाएं, लाइक करें, शेयर करें और दूसरों को बताएं चैनल के बारे में। जब चैनल पे सब्सक्राइबर बढ़ते हैं तो हमारे जो मोटिवेशन है वो बढ़ता है। और मैं बिना देर किए आज का जो टॉपिक है कांची के पल्लव वंश या कांची के पल्लव, उसकी शुरुआत करते हैं। तो देखिए, हम धीरे धीरे सब पढ़ेंगे, आसानी से याद होते जाएंगे हमें। देखो, सबसे पहला पॉइंट है पल्लव वंश की स्थापना सिंह विष्णु ने की। ये कई बार सवाल पूछा गया है कि पल्लव वंश की स्थापना किसने की। सिंह विष्णु नामक व्यक्ति ने की। इसने अवनी सिंह की उपाधि धारण की। ये भी आपको ध्यान रखना है, इसने कौन सी उपाधि धारण की, अवनी सिंह की उपाधि धारण की। इसके दरबार में एक महाकवि रहते थे जिसका नाम था भारवी। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जिन्होंने संस्कृत में कौन सी किताब लिखी, किराता अर्जुनियम। तो इस पहली पॉइंट में आपको याद रखना है कि पल्लव वंश की स्थापना सिंह विष्णु नामक व्यक्ति ने की और इसने अवनी सिंह की उपाधि धारण की। इसके दरबार में भारवी रहते थे जिन्होंने संस्कृत में किराता अर्जुनियम की रचना करी। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट अपन देखते हैं, पल्लवों के प्रारंभिक अभिलेख प्राकृत भाषा में थे। पल्लवों के प्रारंभिक अभिलेख किस भाषा में थे, प्राकृत भाषा में थे। यद्यपि उनके अधिकतर या हालांकि उनके अधिकतर अभिलेख किस भाषा में है, संस्कृत भाषा में। यानी प्रारंभिक अभिलेख तो प्राकृत में और ज़्यादातर अभिलेख किस में है, संस्कृत भाषा में। पल्लवों को तोंडई भी कहा जाता है, ये भी आपको याद रखना है। पल्लवों को क्या कहा जाता है, तोंडई भी कहा जाता है। उसके बाद में पल्लवों ने संस्कृत भाषा को राजकीय संरक्षण दिया। संस्कृत भाषा को क्या दिया, राजकीय संरक्षण दिया। ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि पल्लवों ने किस भाषा को राजकीय संरक्षण दिया, तो संस्कृत भाषा को राजकीय संरक्षण दिया। उसके बाद में यहाँ पर जो शासक बनता है वो बनता है महेंद्र वर्मन। 630 से लेकर महेंद्र वर्मन 600 से लेकर 630 ईस्वी तक शासक रहा, यानी 30 वर्ष इसने शासन किया। सिंह विष्णु का पुत्र था, ये उत्तराधिकारी था। इसने मत विलास प्रसन्न एक हास्य की रचना की। मत विलास प्रसन्न नामक एक हास्य की रचना की जिसमें कापालिक एवं बौद्ध भिक्षु, कापालिक और बौद्ध भिक्षुओं पर व्यंग्य किया गया। प्रसिद्ध संगीतज्ञ रुद्राचार्य इनके दरबार में थे। प्रसिद्ध संगीतज्ञ कौन थे, रुद्राचार्य, उनके संगीत गुरु थे। महेंद्र वर्मन ने एक संगीत ग्रंथ की रचना भी करी थी। तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें मैं बता रहा हूँ, वापस रिपीट करते हैं। सिंह विष्णु का पुत्र और उत्तराधिकारी, मत विलास प्रसन्न नामक हास्य की रचना की जिसमें कापालिक एवं बौद्ध भिक्षुओं पर व्यंग्य किया गया। प्रसिद्ध संगीतज्ञ रुद्राचार्य इनके संगीत गुरु थे। महेंद्र वर्मन ने एक संगीत ग्रंथ की रचना भी करी। उसके बाद में देखते हैं महेंद्र वर्मन शैव संत अपार के प्रभाव में, महेंद्र वर्मन शैव संत अपार के प्रभाव में शैव हो गया। ये पहले जैन था, आपको ध्यान रखना है। महेंद्र वर्मन प्रथम किसके प्रभाव से, शैव संत अपार के प्रभाव से क्या हो गया, अपार के प्रभाव से शैव हो गया। ये पहले जैन था। महेंद्र वर्मन प्रथम वातापी के चालुक्य पुलिकेशन द्वितीय से परास्त हुआ। मोस्ट इंपोर्टेंट है, पल्लव चालुक्य संघर्ष की शुरुआत यहीं से होती है। पल्लव चालुक्य संघर्ष की शुरुआत, उधर चालुक्यों का राजा कौन है, पुलिकेशन द्वितीय, और इधर पल्लवों का शासक कौन है, महेंद्र वर्मन प्रथम। इनके समय क्या होता है, तुंगभद्रा नदी का जो कृष्णा तुंगभद्रा दोआब होता है, वहाँ पर उस क्षेत्र को लेकर इनके बीच में लड़ाई शुरू होती है और ये आगे लगातार संघर्ष की शुरुआत बन जाती है। तो आपको ध्यान रखना है कि इधर जो महेंद्र वर्मन प्रथम है वो किससे हारा है, चालुक्य राजा पुलिकेशन द्वितीय से परास्त हुआ है। महेंद्र वर्मन प्रथम ने मत विलास, विचित्रचित और गुणभर आदि उपाधियाँ धारण करी है। मोस्ट इंपोर्टेंट है ये उपाधियाँ। उसके बाद देखिए, महेंद्र वर्मन प्रथम ने एक अन्य प्रश्न भगवद जक्कू भी लिखा है। एक अन्य प्रश्न लिखा है भगवद जुक। नरसिंह वर्मन प्रथम, इसके बाद शासक कौन बनता है, नरसिंह वर्मन प्रथम, जो 630 से लेकर 668 तक था। वो पहले 600 से लेकर
महेंद्र वर्मन कब से था? 600 से लेकर 630 तक। ये 630 से 668 तक अपने वंश का सबसे शक्तिशाली शासक हुआ। इसने 642 में बादामी पर अधिकार कर लिया और पुलिकेशिन द्वितीय को परास्त कर युद्ध में मार डाला और वातापी कोड की उपाधि धारण की। वेरी इंपॉर्टेंट है कि वातापी कोड की उपाधि धारण किसने की? तो इसने नरसिंह वर्मन प्रथम ने किसको हराकर? पुलिकेशिन द्वितीय को। पहले पुलिकेशिन द्वितीय ने किसको हराया? महेंद्र वर्मन को। दोबारा हराने की कोशिश की नरसिंह वर्मन को, लेकिन नरसिंह वर्मन हारा नहीं, क्योंकि इसने श्रीलंका के शासक से संधि कर ली और संधि करके जब पुलिकेशिन द्वितीय ने इस पर आक्रमण किया तो 3 बार युद्ध में पराजित किया और इसने पराजित करके वातापी कोड की उपाधि धारण की और इस युद्ध में जो पुलिकेशिन द्वितीय है वो मारा गया, उपाधि धारण की। इस विजय का उल्लेख बादामी के मल्लिकार्जुन, बादामी के अंदर मल्लिकार्जुन मंदिर के पीछे एक पाषाण पर उत्कीर्ण है, ये साक्ष्य वहाँ से मिलते हैं। नरसिंह वर्मन प्रथम ने श्रीलंका के मानवर्मन को राजगद्दी प्राप्त करने में सहायता के लिए सेना भेजी, क्योंकि मानवर्मन ने भी इसकी सहायता करी। काशकुडी ताम्रपत्र से इसकी जानकारी मिलती है। काशकुडी एक ताम्रपत्र है, इसमें जानकारी मिलती है कि मानवर्मन ने जब गद्दी प्राप्त करती तो उसकी सहायता के लिए सेना भेजी। नरसिंह वर्मन प्रथम ने महाबलीपुरम में, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आकाश में रथ मंदिर, जिन्हें सप्त पेगोड़ा भी कहा जाता है, का निर्माण करवाया। मामल की उपाधि धारण की, महामल की उपाधि धारण की और मामलपुरम नगर की स्थापना की। मामलपुरम नगर की स्थापना करी, महामल की उपाधि धारण की और मामल शैली एक नई शैली है जो मंदिर निर्माण की, वो इसने स्टार्ट करी थी। तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। उसके शासनकाल में चीनी यात्री, बहुत इंपॉर्टेंट है, उसके शासनकाल में चीनी यात्री वेनसांग 641 ईस्वी में कांची गया और शैव आचार्य सुंदर मूर्ति भी पल्लव काल में थे। शैव आचार्य कौन थे? सुंदर मूर्ति, वो भी पल्लव काल में थे। न्याय भाष्य का लेखक कात्यायन भी पल्लवों की राजधानी कांची का विद्वान था, बहुत इंपॉर्टेंट है। कांची का विश्वविद्यालय शिक्षा का महान केंद्र था। शिक्षा का क्या था? उस समय महान केंद्र था। कदम वंशी राजकुमार मयूर शर्मन, वेरी इंपॉर्टेंट, कदम वंश का राजकुमार था मयूर शर्मन, शिक्षा ग्रहण करने के लिए कांची आया था। इसके बाद महेंद्र वर्मन द्वितीय 668 से लेकर 670 तक। उसके बाद परमेश्वर वर्मन 670 से 680 तक शासक बना। ये इतने इम्पोर्टेंट नहीं थे। नेक्स्ट हम देखते हैं नरसिंह वर्मन द्वितीय, जो राज सिंह शैली जिसने चलाई थी 680 से 720 के बीच में ये शासक बना। कांची के कैलाश मंदिर वेरी इंपॉर्टेंट है और महाबलीपुरम का शोर मंदिर जो तटीय मंदिर कहलाता है, समुद्र तटीय मंदिर महाबलीपुरम का, और कांची में कैलाश मंदिर का निर्माण करवाया। उसकी राज्यसभा में प्रसिद्ध लेखक दंडिन थे, वेरी इंपॉर्टेंट है, दंडिन थे, जिसने 10 कुमार चरित्र और काव्यादर्श की रचना की थी। उसने अपना दूत मंडल चीन भेजा और चीनी बौद्ध यात्रियों के लिए नागपट्टनम में एक बौद्ध विहार का निर्माण भी करवाया, वेरी इंपॉर्टेंट बात है। उसने कौन कौन सी उपाधियाँ धारण की? राज सिंह, शंकर भगत, आगम प्रिय जैसी उपाधियाँ ग्रहण की। इसने राज सिंह शैली के मंदिरों का निर्माण करवाया। कौन सी शैली के? राज सिंह शैली का। आगे बताऊंगा 4 शैलियाँ हैं, वो पढ़ेंगे अपन इस टॉपिक में। तो राज सिंह शैली के मंदिरों का निर्माण इसने करवाया। इसके बाद में देखिए नेक्स्ट नंदी वर्मन द्वितीय। नंदी वर्मन द्वितीय 731 से लेकर 795, जो पल्लवों के समानांतर शाखा का राजकुमार था। परमेश्वर वर्मन द्वितीय की मृत्यु के बाद गद्दी पर बैठा, यानी परमेश्वर वर्मन द्वितीय जब मर जाता है तो उसके बाद में राजा कौन बनता है? राजा कौन बनता है? राजा बनता है नंदी वर्मन द्वितीय। नंदी वर्मन द्वितीय राजा बनता है और उसने कांची में मुक्तेश्वर मंदिर और बैकुंठ पेरुमाल का मंदिर, कांची का मुक्तेश्वर मंदिर और बैकुंठ पेरुमाल का मंदिर का निर्माण करवाया। वह वैष्णव मतानुयायी था। इसके बाद दंती वर्मन 795 से 845 तक शासक बना। उसके बाद नेक्स्ट प्रसिद्ध वैष्णव संत तिरुमंगाई इसका समकालीन था। किसका समकालीन था? अभी ऊपर देखा था, इसका दंती वर्मन का समकालीन था। नंदी वर्मन तृतीय शैव मतानुयायी था। नंदी वर्मन तृतीय गद्दी पर बैठता है 845 से 866, शैव मतानुयायी था। तमिल के प्रसिद्ध ग्रंथ भारत वेणवा के रचयिता
पेरुन देवनार उसकी राजसभा में था। किसकी राजसभा में? नंदीवर्मन तृतीय की राजसभा में। इसके बाद नृपतुंग वर्मन शासक बना। अपराजित शैली पल्लव वंश का अंतिम महत्वपूर्ण शासक था। बौद्ध विद्वान दिंगनाग भी 4वीं शताब्दी में शिक्षा ग्रहण करने के लिए कांची आया था। वेरी इंपॉर्टेंट है दिंगनाग। पल्लव को संगम साहित्य में तोंडियार कहा गया है। विष्णुगुप्त प्राचीन पल्लव शासक जिसका उल्लेख प्रयाग प्रशस्ति में मिलता है। वेरी इंपॉर्टेंट है, प्रयाग प्रशस्ति में किसका उल्लेख मिलता है? तो विष्णुगुप्त का, समुद्रगुप्त की प्रयाग प्रशस्ति। वेरी इंपॉर्टेंट है। तिरुज्ञान समंदर शैव संत महेंद्र वर्मन प्रथम के समय का था। तिरुज्ञान समंदर शैव संत था जो महेंद्र वर्मन प्रथम के समय का था। पल्लव शासक ब्राह्मण धर्म के अनुयायी थे। किस धर्म के अनुयायी थे? ब्राह्मण धर्म के। पल्लव काल में नयनार यानी शैव और आलवार यानी वैष्णव संतों ने भक्ति आंदोलन प्रारंभ किया। ये पूछा जाता है कि भक्ति आंदोलन की शुरुआत किसके समय होती है? तो पल्लवों के समय होती है। अब हम पल्लवों की स्थापत्य कला को देखते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट है पल्लवों की स्थापत्य कला। तो सबसे पहले देखते हैं पल्लवों की सामान्य स्थापत्य कला की क्या विशेषता है। पल्लव काल कला और स्थापत्य के लिए प्रसिद्ध है। पल्लव कला ही द्रविड़ कला शैली का आधार बनी, यानी जो दक्षिण भारत में स्थापत्य शैली कला शैली की शुरुआत होती है वो पल्लवों के द्वारा की गई और उसी को द्रविड़ कला शैली कहा जाता है। वो उसकी आधार बनी, यानी नींव रखने वाले कौन थे? द्रविड़ शैली की पल्लव थे। दक्षिण भारत के मंदिर स्थापत्य के 3 प्रमुख अंग थे। मंडप, यानी जो गुफा मंदिर बनाए जाते थे गुफा टाइप में, गुफा को पहाड़ को काट कर उसको मंडप बोलते थे। रथ, ये भी मंदिर ही कहलाते थे। और विशाल मंदिर जो ईंट पत्थर से बनाए जाते थे, विशाल मंदिर, या फिर पत्थरों को तराश कर बनाए जाते थे, वो विशाल मंदिर होते थे। अब आगे देखते हैं पल्लव वास्तुकला को पर्सी ब्राउन ने कितने भागों में बांटा है? 4 भागों में बांटा है। पर्सी ब्राउन ने कितने भागों में बांटा है? 4 भागों में बांटा है। पहली है महेंद्र वर्मन शैली 610 से 640 के बीच में। इसमें कठोर पाषाणों को काटकर गुहा मंदिरों का निर्माण किया गया। वेरी इंपॉर्टेंट है, कठोर पाषाण को काटकर गुहा मंदिर, गुफा टाइप के मंदिरों का निर्माण किया गया जिन्हें मंडप कहा जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट है, ये मंडप साधारण स्तंभ युक्त बरामदे हैं जिनकी पिछली दीवार पर एक या अधिक कक्ष बनाए गए। पिछली दीवार पर क्या बनाए गए? एक या अधिक कक्ष बनाए गए। महेंद्र वर्मन शैली के जो मंडप हैं के मंडपों में मंडगप्टू का त्रिमूर्ति मंडप, एक तो है महेंद्र वर्मन शैली का जो मंडप है उसमें कौन से मंडप का मतलब मंदिर, तो मंडगप्टू का त्रिमूर्ति मंडप यानी मंडगप्टू का त्रिमूर्ति मंदिर ऐसे समझ लो। पलवरम का पंच पांडव मंडप, पलवरम का पंच पांडव मंदिर ऐसे समझ लो। महेंद्रबाड़ी का महेंद्र विष्णु गृह मंडप, महेंद्रबाड़ी का महेंद्र विष्णु गृह मंडप, यानी कितने उदाहरण बता दिए? 3। वापस रिपीट करते हैं। मंडगप्टू का त्रिमूर्ति मंडप, पलवरम का पंच पांडव मंडप, महेंद्रबाड़ी का महेंद्र विष्णु गृह मंडप आदि प्रसिद्ध है। यानी इस शैली के अंदर आपको ध्यान रखना है गुफा टाइप के मंदिर बनाए गए जो साधारण बरामदे युक्त थे। उसकी पीछे की दीवार के पीछे 2-3 कमरे होते थे और इस तरह ये इस शैली की विशेषता है। उसके बाद में आती है मामल शैली, वो 610 से 640 और ये 640 से लेकर 680 मामल शैली, उसकी शुरुआत महेंद्र वर्मन ने करी थी। इसकी शुरुआत नरसिंह वर्मन करेगा, नरसिंह वर्मन प्रथम 640 से लेकर 680। इस शैली का विकास नरसिंह वर्मन प्रथम महामल, इसकी उपाधि थी, महामल के काल में हुआ। इसके अंतर्गत 2 प्रकार के स्मारक बने। कौन कौन से? एक तो मंडप यानी वही गुफा टाइप में मंदिरों, पहाड़ को काट कर जो बनाए गए मंदिर वो मंडप, और एक रथ एकाश्म मंदिर यानी एक ही पत्थर को तराश कर जो मंदिर बनाए गए उन्हें रथ या एकाश्म मंदिर बोला गया है। मामल शैली एकाश्म मंदिर में द्रौपदी रथ सबसे बड़ा है, द्रौपदी रथ सबसे बड़ा है और धर्मराज रथ सबसे बड़ा है। ये रथ का मतलब मंदिर है यहाँ। इस रथ पर नरसिंह वर्मन की मूर्ति अंकित है। धर्मराज रथ हैं जो सबसे बड़ा है, इसी रथ मंदिर पर नरसिंह वर्मन की मूर्ति
अंकित है। इन मंदिरों को सप्त पेगोड़ा भी कहा जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट है सप्त पेगोड़ा, हालांकि इनकी संख्या 8 है लेकिन इनको सप्त पेगोड़ा के नाम से जाना जाता है। ये रथ निम्नलिखित थे, ये मंदिर निम्नलिखित थे। पहला द्रौपदी रथ जो सबसे छोटा था, नकुल सहदेव रथ 5 तो पांडवों के नाम पर हैं, अर्जुन रथ, भीम रथ और धर्मराज युधिष्ठिर जिसको बोलते हैं धर्मराज रथ, गणेश रथ, पिंडारी रथ और वेलंकट रथ। ये रथ मंदिर संभवतः शिव मंदिर थे। कौन से थे? शिव मंदिर थे। वेरी इंपॉर्टेंट है। पिंडारी रथ का नाम पिंडारी देवी के नाम पर तथा वेलंकट रथ का नाम इस नाम के एक तालाब के नाम पर पड़ा है। वेरी इंपॉर्टेंट है, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद में आ जाती है राज सिंह शैली जो 680 से लेकर 800 ईस्वी के बीच में थी। इस शैली के अंतर्गत गुहा मंदिरों के स्थान पर ईंट और पाषाण, वेरी इंपॉर्टेंट है, ईंट और पाषाण आदि की सहायता से इमारती मंदिरों का निर्माण करवाया गया। मामल्लपुरम का तटीय मंदिर जिसे शौर मंदिर इस शैली का प्रथम उदाहरण है। ये शौर मंदिर उच्च शिक्षा के प्रमुख केंद्र था। कांची का कैलाशनाथ का मंदिर और बैकुंठ पेरुमाल का मंदिर इस शैली का ही उदाहरण है। मोस्ट इम्पोर्टेंट है, आपको ध्यान रखना है। उसके बाद में ईश्वर मंदिर, और कौन कौन से मंदिर थे? ईश्वर मंदिर, मुकुंदपुर मंदिर भी राज सिंह शैली के थे। तो यहाँ पर देखिए वापस हम देखते हैं कि जो राज सिंह शैली है उसमें मामल्लपुरम का तटीय शौर मंदिर इस शैली का प्रथम उदाहरण है। बहुत इंपॉर्टेंट है। ये शौर मंदिर उच्च शिक्षा का प्रमुख केंद्र भी था। उसके बाद में कांची का कैलाश नाथ मंदिर और बैकुंठ पेरुमाल का मंदिर, यानी बैकुंठ पेरुमाल का मंदिर और कांची का कैलाशनाथ मंदिर इस राज सिंह शैली के उदाहरण है। इसके अलावा ईश्वर मंदिर, मुकुंदपुर मंदिर भी राज सिंह शैली के उदाहरण है। अर्काट का पन मलाई मंदिर भी राज सिंह शैली का ही उदाहरण है। ईश्वर मंदिर और मुकुंदपुर मंदिर भी राज सिंह शैली के है। अर्काट का पनम लाई मंदिर भी राज सिंह शैली का है। कांची का कैलाशनाथ, बैकुंठ पेरुमाल मंदिर और एक जो आपके मामल्लपुरम का तटीय शौर मंदिर, देखो मामल्लपुरम का तटीय शौर मंदिर 1 नंबर, कांची का कैलाशनाथ मंदिर 2 नंबर, बैकुंठ पेरुमाल का 3 नंबर, ईश्वर मंदिर 4, मुकुंदपुर 5, अर्काट का पन मलाई मंदिर 6। और ये 6 मंदिर जो हैं इसी शैली में बने हुए, राज सिंह शैली में बने हुए हैं। कांची के कैलाशनाथ मंदिर का निर्माण नरसिंह वर्मन द्वितीय के, एक विशेष बात है कांची का जो कैलाशनाथ मंदिर है उसका नरसिंह वर्मन द्वितीय के समय शुरुआत हुई थी और परमेश्वर वर्मन द्वितीय के समय इसकी रचना पूर्ण हुई थी। परमेश्वर वर्मन द्वितीय के समय इसकी पूर्ण हुई थी रचना कांची का कैलाशनाथ मंदिर, और नरसिंह वर्मन द्वितीय के समय ये शुरू हुआ था। मोस्ट इम्पोर्टेंट बात आपको याद रखनी है। फिर आ जाती है नंदी वर्मन शैली या अपराजित शैली भी बोलते हैं इसको। 800 से लेकर 900 ईस्वी के बीच इस शैली के मंदिर अपेक्षाकृत छोटे थे। राज सिंह शैली के मंदिर बड़े थे और नंदी वर्मन या अपराजित शैली के मंदिर छोटे थे। मेन अंतर यही था इसमें। कांची का मुक्तेश्वर मंदिर, वेरी इंपॉर्टेंट है। कांची का मुक्तेश्वर मंदिर जो नरसिंह वर्मन द्वितीय जो था उसने बनवाया था, राज सिंह शैली उसने शुरुआत करी थी। तो कांची का मुक्तेश्वर मंदिर नंदी वर्मन या अपराजित शैली के अंतर्गत आता है तथा मतंगेश्वर मंदिर और गुड़ीमल्लम का परमेश्वर मंदिर, गुड़ीमल्लम का परमेश्वर मंदिर और मतंगेश्वर का मंदिर। तो कांची का मुक्तेश्वर मंदिर, मतंगेश्वर मंदिर, गुड़ीमल का परमेश्वर मंदिर और अरोगड़म का वाड़ामलीश्वर मंदिर, अरोगड़म का वाड़ामलीश्वर मंदिर इस शैली के कुछ प्रमुख उदाहरण मंदिर हैं। तिरुतेन का वीर टानेश्वर मंदिर बहुत मंदिर भी नंदीवर्मन शैली का प्रमुख मंदिर माना जाता है। यानी तिरुतेन का तिरुतेन का वीर टानेश्वर मंदिर इस शैली का प्रमुख उदाहरण है। तो इस शैली के कांची का मुक्तेश्वर मंदिर है मेन तो। फिर
मंतेश्वर मंदिर और गुड़ीमल का परमेश्वर मंदिर और औरागडम का वाड़ा मल्लीश्वर मंदिर इस शैली के प्रमुख उदाहरण हैं और तिरुतेन का विरट्टानेश्वर मंदिर इस शैली के प्रमुख उदाहरण हैं। तो आज के वीडियो में जो हमने पढ़ा है वो पढ़ा है पल्लव और पल्लवों की जो स्थापत्य शैली है 4 भागों में है। वो चारों शैलियाँ हमने पढ़ी है, उसमें कौन कौन से मंदिर है, उसकी क्या विशेषता है वो पढ़ी है, और पल्लवों का शासक कौन कौन से थे, उनके क्या क्या काम थे, ये सारी चीज़ें आज की वीडियो में हमने पढ़ी है। अगर आपका कोई प्रश्न हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिख कर पूछें और आप इसको पढ़ लो, इससे बाहर क्वेश्चन नहीं जाएगा, ये गारंटी है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें मैंने पढ़ाई है आपको, वेरी इंपॉर्टेंट। थैंक यू वेरी मच।